मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज सर्वोच्च न्यायालय के आगे की चर्चा करें। इस विषय पर कल थोड़ी सी चर्चा हुई थी, विशेष करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में, लेकिन लंबे समय से मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जाने लगा है। अब यह एक सुदृढ़ परंपरा बन गई है। कुछ अपवाद भी आए, जैसे श्रीमती गांधी के शासनकाल में A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उनके ऊपर 4 न्यायाधीश और थे जिनकी उपेक्षा की गई। एक और उदाहरण आया जब बेग को नियुक्त किया गया और H.R. खन्ना ने त्यागपत्र दे दिया। तो इन 2 उदाहरण के अलावा अभी तक जितने भी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं वे सब सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश थे, और इसके बाद आज तक यह परंपरा लगातार चली आ रही है। लेकिन यह नियम नहीं है, परंपरा है, और परंपराओं का पालन होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को उपेक्षा करके या किसी वरिष्ठ अधिकारी को उपेक्षा करके किसी कनिष्ठ अधिकारी अथवा न्यायाधीश को मुख्य पद पर नियुक्त किया जाता है, तो वरिष्ठ अधिकारी और न्यायाधीश अपने स्वयं में एक अपमान महसूस करते हैं, और यह अपमान का भाव उनके कार्यों को भी प्रभावित करता है। इसलिए वरिष्ठों का सम्मान होना चाहिए, और कनिष्ठों के पास तो फिर अवसर भी होते हैं। अतएव वरिष्ठ न्यायाधीशों को ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, और राष्ट्रपति को इस विषय में सचेत रहना चाहिए कि भविष्य में कभी भी मंत्रिपरिषद के द्वारा यदि ऐसा कोई परामर्श उन्हें मिले तो उस परामर्श पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वो कह सके। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अभी तक जो व्यवस्था है उसके अनुसार मुख्य न्यायाधीश एक कॉलेजियम का निर्माण करते हैं, मतलब एक संस्था का निर्माण करते हैं। उसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। इन 5 न्यायाधीशों की संस्था, जिसे हम कॉलेजियम कहते हैं, यह कॉलेजियम विभिन्न नामों पर विचार करता है, और विचार करके राष्ट्रपति को या शासन को अपनी अनुशंसा भेजता है। पूरे देश में जितने भी उच्च न्यायालय हैं, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भी यही व्यवस्था वर्तमान समय में प्रचलित है। और यह जो मुख्य न्यायाधीश की अधीनता में जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, इनका लिखित अभिमत भी प्राप्त किया जाता है। वे प्रत्येक नामों पर सूक्ष्मता पूर्वक विचार करके उसके बाद आगे की कार्यवाही के लिए कागज बढ़ाते हैं। तो इनका लिखित अभिमत भी होना आवश्यक है, और फिर मंत्रिपरिषद उस पर विचार करती है। विचार करने के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाता है, और राष्ट्रपति उस आदेश पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हमेशा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। बिना मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते। तो ये अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। तदर्थ न्यायाधीश भी नियुक्त करने की व्यवस्था संविधान में की गई है। यदि मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का पद रिक्त हो और किसी मामले की सुनवाई के लिए गणपूर्ति न हो पाए, तब मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श करके, और जिस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना है, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके तदर्थ न्यायाधीशों को ऐसे सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई के लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो इसमें मुख्य न्यायाधीश पर कुछ बंधन है कि वह मुख्य न्यायाधीश अपने कॉलेजियम से परामर्श लेंगे, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे, और परामर्श लेकर के फिर राष्ट्रपति
के पास भेजेंगे, राष्ट्रपति से भी परामर्श लेंगे। तो इस प्रकार से जब इतनी सभी प्रक्रियाएं हो जाती हैं तब किन्हीं न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ रूप से नियुक्त किया जा सकता है। और जैसे ही किसी प्रकरण की सुनवाई समाप्त होती है उन्हें फिर से वापस उन न्यायालयों में भेज दिया जाता है। तो तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त करने की भी व्यवस्था की गई है। अब योग्यता पर विचार करें। संविधान कहता है कि वह भारत का नागरिक है, ये पहली योग्यता स्वाभाविक है। दूसरी योग्यता, उसे कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर काम करने का अनुभव हो। तीसरी योग्यता है अथवा उसे 10 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता करने का, वकालत करने का अनुभव हो। और चौथी एक योग्यता है कि यदि राष्ट्रपति की दृष्टि में वह पारंगत विधिवेत्ता हो। यह जो प्रावधान है पारंगत विधिवेत्ता होने का भाव, होने की योग्यता, यह न्यायाधीशों की नियुक्ति के क्षेत्र को बहुत ज्यादा विस्तारित कर देती है। कैसे? पारंगत विधिवेत्ता मतलब यह है कि किसी लॉ कॉलेज का बिल्कुल लर्नेड प्रोफेसर इस पद पर, न्यायाधीश के पद पर सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन अभी तक भारत में किसी भी पारंगत विधिवेत्ता को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त नहीं किया गया है। अमेरिका में 1-2 उदाहरण देखने को मिलते हैं कि राष्ट्रपति लॉ कॉलेज के, बहुत बड़े महत्वपूर्ण लॉ कॉलेज के बहुत ही लर्नेड प्रोफेसर को वहां पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। भारत में अभी तक वैसे इस अनुभव के आधार पर या इस तथ्य के आधार पर किसी न्यायाधीश को नियुक्त नहीं किया गया। तो इसकी ये योग्यता है। अब अवधि, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवधि 65 वर्ष की आयु तक है। सामान्य रूप में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं इनको, या अन्य कोई शासकीय कर्मचारी अधिकारी होते हैं, ये पूरे माह भर तक काम करते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म तिथि 10 जनवरी है तो पूरे जनवरी माह में तक काम करेगा और 31 जनवरी को वह सेवानिवृत्त होगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में व्यवस्था है, जिस तिथि को उनकी जन्म तिथि है, जो तारीख उनकी जन्म तिथि की है, उसके 1 दिन पहले तक काम करेंगे और उसी दिन वो रिटायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर तिथि के अनुसार न्यायाधीश निवृत्त होते हैं। और इस अवधि के पूर्व कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र भेज सकते हैं। उसके बाद पदच्युति। ये पदच्युति का प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत कठिन है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी न्यायाधीश के विरुद्ध सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर पदच्युति का प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है। सिद्ध कदाचार मतलब भ्रष्टाचार का उस पर आरोप हो और उस आरोप में बिल्कुल स्पष्टतया यह आभास हो कि उसने भ्रष्टाचार किया है। असमर्थता, अयोग्यता, इस आधार पर भी किसी न्यायाधीश के विरुद्ध पदच्युति की कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए प्रावधान यह है कि किसी भी सदन से पदच्युति का प्रस्ताव प्रारंभ होगा, वह सदन उस पर अच्छी तरह से विचार करने के बाद कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को वह पास करेगा। कुल सदस्य संख्या, जैसे लोकसभा में पेश हुआ तो लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, 543। मान लीजिए 5 सीटें रिक्त हैं, 538 हुआ तो 538 का बहुमत नहीं, 543 का बहुमत। कुल सदस्य संख्या 543 है, चाहे जितने भी पद रिक्त हो चाहे खाली हो, उससे कोई मतलब नहीं। कुल सदस्य संख्या 543 का बहुमत मतलब आधा से ज्यादा। ये, और दूसरी चीज, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये स्पष्ट होना चाहिए। ये दोनों शर्तें पूरा होने पर ही पदच्युति का प्रस्ताव उस सदन से पारित माना जाता है। इसके बाद वह पदच्युति प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा
दूसरा सदन इंक्वायरी कमेटी बनाएगा। इंक्वायरी कमेटी में सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो सकता है, एक कानूनविद हो सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। यह उस सदन के सभापति पर निर्भर करता है कि वह इंक्वायरी कमेटी में, जांच समिति में किस व्यक्ति को रखे। वह इंक्वायरी कमेटी उसकी जांच करेगी, जो आरोप उस न्यायाधीश पर लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच करेगी, जांच करके रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट पर सदन में जब विचार होगा तो संबंधित न्यायाधीश अपना बचाव करने के लिए वहां पर उपस्थित हो सकता है। वह स्वयं आ सकता है अथवा अपने वकील के माध्यम से वहां पर उपस्थित हो सकता है। एक एक करके उस पर आरोप लगाए जाएंगे और वह अपना बचाव करेगा। इसके बाद मतदान होगा। मतदान में वही शर्त, कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तब उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसके अनुसार आदेश जारी कर देते हैं और फिर वह न्यायाधीश को पदमुक्त मान लिया जाता है। इसमें एक शर्त और है कि यह संपूर्ण कार्यवाही एक ही सत्र में होनी चाहिए। संसद का सत्र महीना, 2 महीना, 3 महीने तक चलता है, कभी 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए भी चलता है। एक सत्र में होना चाहिए। एक सत्र में प्रस्ताव शुरू हुआ और प्रस्ताव पारित भी दोनों सत्रों से पारित भी होना चाहिए, तब जाकर के वह पदच्युति का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण पदच्युति का प्रस्ताव उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वी रामास्वामी के विरुद्ध लोकसभा में शुरू हुआ था। उन पर आरोप यह था कि जब वे हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उस समय उन्होंने कई प्रकार के भ्रष्टाचार किए, आर्थिक भ्रष्टाचार, और उस आधार पर जब मामला स्पष्ट हो गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उनके विरुद्ध लोकसभा में पदच्युति प्रस्ताव प्रारंभ हुआ। मैं बार बार पदच्युति बोल रहा हूं। संविधान केवल एक अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग शब्द का प्रयोग करता है, तो केवल राष्ट्रपति को महाभियोग से पद से हटाया जा सकता है। अन्य जितने भी अधिकारी हैं जिनको संसद को पद से हटाने का अधिकार है, ये केवल पदच्युति प्रस्ताव के द्वारा हटाए जा सकते हैं, महाभियोग से नहीं। बोलचाल की भाषा में हम भले महाभियोग कहें, लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के पदच्युति के लिए किया गया है। अन्य अधिकारियों जैसे न्यायाधीश, सीएजी या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनके विरुद्ध ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। प्रोसीजर वही है, लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। तो इस प्रकार से पदच्युति का प्रस्ताव लोकसभा में शुरू हुआ। अब जब लोकसभा में जब मामला पहुंचा तो यहां पर राजनीति आ गई। तमाम आरोप सही थे, लेकिन जब राजनीति आ गई तो यहां पर साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थर्न इंडिया ये बात आ गई। साउथ इंडिया के जितने भी सांसद थे उन सब ने एक स्वर से उस पदच्युति के प्रस्ताव का विरोध किया। आखिरकार लोकसभा में ही वह प्रकरण समाप्त हो गया। तो ये पदच्युति है और आज तक भारत में किसी भी न्यायाधीश को पदच्युति प्रस्ताव से हटाया नहीं गया है। तो ये हुआ। अब शपथ जितने भी न्यायाधीश होते हैं या मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, ये सभी न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ लेते हैं। यदि राष्ट्रपति किसी कारण से अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत अधिकारी के सामने ये सभी न्यायाधीश पद की शपथ लेते हैं और प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करते हैं। एक बात महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति जिन लोगों को मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त करता है, राष्ट्रपति का उस आदेश पर हस्ताक्षर और पद मुद्रा स्टाम्प, रबर स्टाम्प लगना चाहिए। वो अपना हस्ताक्षर और पद मुद्रा सहित आदेश, नियुक्ति आदेश जारी करता है। शपथ रहता है। वेतन, उनको वेतन पर्याप्त मिलता है और उनके वेतन में सामान्य तौर पर कटौती नहीं की जा सकती उनके कार्यकाल में।
लेकिन जब वित्तीय संकट की स्थिति हो तो उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। फिर ये तदर्थ वाला हो गया। तो इतनी चीजें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, उसकी अवधि, उसकी नियुक्ति, उसकी योग्यता, उनको पद से हटाने का, ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत आती है। अब देखें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। इसके क्षेत्राधिकार के बारे में सबसे पहला आता है अभिलेख न्यायालय के रूप में। अभिलेख न्यायालय, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेख न्यायालय के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा वह दृष्टांत के रूप में माना जाएगा, मतलब प्रमाण के रूप में माना जाएगा। और जितने भी न्यायालय हैं, किसी भी न्यायालय में इसको प्रमाण के रूप में या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह व्यक्त नहीं किया जाएगा। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय में भी कोई प्रकरण चल रहा है तो उस प्रकरण पर भी सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय को कोट किया जा सकता है। भले ही सर्वोच्च न्यायालय अगले प्रकरणों में अपने पुराने निर्णयों को बदल देवे, लेकिन फिर भी उस प्रमाण को, उस निर्णय को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और इस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। ये पहली बात कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। दूसरी बात, न्यायालय खुद अपनी अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति या समूह या संगठन के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने किसी भी प्रकार के कार्य से, विशेष करके बोल करके या प्रिंट मीडिया के माध्यम से या आजकल जो आधुनिक सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर में या अन्य कहीं पर भी, यदि मान लीजिए कोई ऐसी बात कह देते हैं जो न्यायाधीशों की निंदा करता हो, जो बात न्यायाधीशों की निंदा कर रहा हो, अथवा न्यायाधीशों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या न्यायालय का अपमान होता हो, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय अवमानना की कार्यवाही कर सकता है। यहां पर मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण आता है मणिपुर विधानसभा के स्पीकर बोरो बाबू सिंह का प्रकरण। वहां पर दल बदल की कोई घटना घटी थी। उस घटना के आधार पर स्पीकर ने डिसीजन दिया। उस डिसीजन के आधार पर लोग, संबंधित व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। सर्वोच्च न्यायालय ने बोरो सिंह के विरुद्ध निर्णय दिया। उस निर्णय के आधार पर स्पीकर ने और भी कुछ कार्यवाहियां की और इसके चलते सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, बोरो बाबू सिंह ने उस आदेश का पालन नहीं किया। और जब पालन नहीं किया तो सर्वोच्च न्यायालय ने बोरो बाबू सिंह को सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया, लेकिन बोरो बाबू सिंह ने उसको भी इग्नोर कर दिया। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि शासन को उसने आदेश दिया कि बोरो बाबू सिंह को सशरीर पकड़ करके हमारे सामने लाइए, चाहे बल प्रयोग की आवश्यकता करनी पड़े तो भी करिए। आखिरकार बाबू सिंह आए और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में क्षमा याचना की और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उनको छोड़ दिया, माफ कर दिया। दूसरी घटना आती है कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इस राम मंदिर विवाद तो बहुत लंबे समय से चला रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था, अपने निर्णय में कहा था कि बाबरी मस्जिद के आसपास या उस राम जन्मभूमि क्षेत्र में कोई नया निर्माण न किया जाए। लेकिन कल्याण सिंह ने भी इसको आश्वासन दिया था वहां पर कोई नया निर्माण नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर नया निर्माण हुआ। कल्याण सिंह को सर्वोच्च न्यायालय ने तलब किया और दंड स्वरूप 1 दिन के लिए प्रतीकात्मक सजा सुनाई कि आप न्यायालय में खड़े रहिए या न्यायालय में उपस्थित रहिए। तो ये अवमानना की कार्रवाई। एक तीसरी अवमानना की घटना 2021-22 में घटी थी। इसमें वकील प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर या इंस्टाग्राम में कहीं पर भी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ बातें कही थी, न्यायाधीशों के बारे में कुछ बातें कही थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपना अपमान समझा
और उसको फिर और प्रशांत भूषण वकील को नोटिस दी गई। उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशांत भूषण वकील से कहा कि आप क्षमा मांग लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। प्रशांत भूषण ने क्षमा मांगने से इनकार कर दिया और यह कहा कि मैं अपनी बातों पर अडिग हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अपना अपमान समझा और प्रशांत भूषण को 1 रुपये का दंड दिया। 1 रुपया। आप कह सकते हैं कि 1 रुपये का दंड कौन सी बात है? इसके बारे में कई प्रकार की बातें होती है, उस पर जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रशांत भूषण को 1 रुपये का दंड दिया गया। एक आपको छोटा दूसरा एक उदाहरण देता हूं। स्वतंत्रता के पहले रीवा के एक राजा थे। तो रीवा के राजा की जब बग्घी चलती थी, जब उनकी सवारी चलती थी, तो उसमें 4 घोड़े जोते जाते थे रथ में और अपने सवारी निकालते थे। एक बार एक बड़े सेठ ने क्या किया, अपनी एक बग्घी गाड़ी निकाली और उसमें उसने 6 घोड़ों को जोत करके घूमना फिरना शुरू किया। अब राजा के रथ में 4 घोड़े और इनके रथ में 6 घोड़े। राजा ने इसे अपना अपमान समझा और उस सेठ को अपने दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। सेठ जी दरबार में हाजिर हुए, उनके विरुद्ध मुकदमा चला और राजा ने कहा कि यह तुम्हारे द्वारा यह जो काम किया गया है, यह राजा का अपमान है, इसलिए हम तुम्हें दंडित करते हैं। और राजा ने उसे दंडित करते हुए कहा कि हम तुम्हें 2 कौड़ी का दंड देते हैं। पहले कौड़ी चलता था, 2 कौड़ी का दंड देते। उस सेठ ने नाक रगड़ते हुए कहा कि महाराज, आप मुझे कम से कम 1 रुपया या 100 रुपया 1000 रुपए का दंड दीजिए, 2 कौड़ी का मत दीजिए। लेकिन राजा ने कहा नो, तुम्हें 2 कौड़ी का दंड दिया जाता है। उसके बाद से उस सेठ को लोग बाग 2 कौड़ी का सेठ कहने लगे। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। अगले दिन फिर आगे चलेंगे। आपको धन्यवाद।